इंटीग्रेशन में बेसिक तो पूरा कंप्लीट कर लिया गया है और अभी हम लोगों को ये स्टडी करना बाकी रह गया है कि इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो किस तरह के रहेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा अलग अलग टाइप के फंक्शंस और उनके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या हैं, ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस रहेंगे और उनसे रिलेटेड उन फलनों के इंटीग्रल्स क्या होंगे ये हमने स्टडी करना है अभी आज तो। ठीक है, तो देखिए मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि लगभग किस किस टाइप के फंक्शंस के हम लोग इंटीग्रल्स देखेंगे। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि उसके लिए एक छोटा सा वर्ड मैंने आपको बताया हुआ था, दैट इज आइलेट। और आइलेट में हमने बताई थी चीज़ें। आई क्या रिप्रेजेंट करता है? आई रिप्रेजेंट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है, एल क्या रिप्रेजेंट करता है? एल रिप्रेजेंट करता है लॉग रिथमिक। लॉग रिथमिक फंक्शंस। ए रिप्रेजेंट करता है एलजेब्रिक। एलजेब्रिक फंक्शंस। और टी रिप्रेजेंट करता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। और जो ई है लास्ट में दैट इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। तो लगभग इतने टाइप के फलनों के हम लोगों को इंटीग्रल्स पढ़ने, और अगर इतने के देख लिए तो सारे फॉर्मूले आपके कवर हो जाएंगे। फिर आगे जैसे कोई एक्सरसाइज आती जाएगी हम लोग उस पर वर्क करेंगे, उसके फॉर्मूले अलग देख लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो स्टार्ट करना चाहता हूँ उसमें से ले लेते हैं सबसे बेसिक, दैट इज एलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन में ना केवल दो टाइप के फलन आपके आएंगे, और जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है दैट द इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया का नाम है। और इसका मतलब है अगर किसी फंक्शन का आपने अवकलन निकाला कुछ, तो उस जो अवकलन आपका आया है उसका अगर हम समाकलन कर देंगे ना तो फिर से वही फंक्शन मिल जाना चाहिए। जैसे देखिए, और मैंने बताया अलजेब्रिक में केवल दो प्रकार के फंक्शंस को स्टडी करना है। अगर मैं आपको बोलता हूं दैट डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1, इसका मुझे डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, इस पर लगाएंगे फॉर्मूला x टू द पावर n वाला। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? n+1 x टू द पावर n+1 -1, n x टू द पावर -1 लगाएंगे ना, तो आप पाएंगे कि इसका डिफरेंशिएशन करने से x टू द पावर n आएगा। समझ रहे हैं आप? जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू ये मिलेगी, आप करके देख लो। तो अब आप खुद समझ सकते हैं अगर इस फलन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये है तो इंटीग्रेशन का मेथड आपका क्या बोलता है कि अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो ये मिलना चाहिए मुझे। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx शुड बी इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। और लास्ट क्लास में हमने सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे ना उसके साथ में एक इनडेफिनिट कांस्टेंट लगा देंगे, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्यों लगा देंगे इसके बारे में भी हमने बताया है आपको। हाँ, एक चीज आपको स्पेशली इस फॉर्मूले के लिए याद रखना है, दैट योर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। आपका जो n होना चाहिए वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए अभी हम बाद में बताएंगे, अभी बस आप इतना समझ लो कि नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी आप समझ रहे हैं। इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना मिला, x टू द पावर n। सो इट्स क्लियर कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो यही मिलना चाहिए हमको। इस तरह से x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। समझ आ रहा है? तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? nx to the power n minus 1. I have asked you about the differentiation, not integration. तो x to the power n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? nx to the power n minus 1 और x to the power n का इंटीग्रेशन क्या होगा? x to the power n plus 1 अपॉन n plus 1। याद रहेगा अब आपको? ओके इसके बाद एक और सेकंड, कैन यू टेल मी दैट व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x? x के सापेक्ष x का अवकलज क्या होता है? 1, सभी को पता है। तो हम तो सबने ये पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x का डिफरेंशिएशन 1 है तो फिर 1 का क्या? इंटीग्रेशन। नहीं समझ आ रहा है? अरे x का डिफरेंशिएशन 1 है तो 1 का क्या? इंटीग्रेशन क्या होगा? x। समझ आ रहे हैं आपको? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx इज इक्वल टू x और c तो हमको लगाना ही लगाना है। इस तरह से 1 का जो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर आएगा? x के बराबर आएगा। अब इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 से मल्टीप्लाई करा दोगे ना, देन dx विल बी, इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x प्लस c। ठीक है? तो ये दो एल्जेब्रिक फंक्शन आपके हुए और इन्हीं दो एल्जेब्रिक फंक्शंस पर हमारा पूरा का पूरा जितना भी आपका इंटीग्रेशन होगा सब बन जाएगा इसी से। इसके बाद अभी हमने कौन सा ले लिया? एल्जेब्रिक फंक्शन। याद रखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इसमें आपका n कितना नहीं होना चाहिए? -1। ठीक है? क्यों? बाद में बात करेंगे। इसके बाद एल्जेब्रिक कर लिया, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन करेंगे। समझ आ रहा है? तो आप इसे नोट करिए, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शन आते हैं? वैसे आपको पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x का डेरिवेटिव आता है cos x। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx will be equal to sin x plus c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सेकेंड, d dx ऑफ cos x क्या होता है बताइए? माइनस sin x। और अगर हम वो माइनस यहां लगा दें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? sin x। ये तो समझ आता है ना आपको कि d dx ऑफ माइनस cos x विल बी इक्वल टू sin x। तो अब हम क्या कह सकते हैं बताइए? अगर माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin x आएगा तो sin x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? sin x इंटू डी एक्स विल बी माइनस cos x प्लस c। समझ आ रहे हैं ना आपको? ओके। थर्ड नंबर, d dx ऑफ tan x, can you tell me that what is the differential coefficient of tan x? This is sec square x, sec square x। तो क्या लिख सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि जो sec square x का इंटीग्रेशन करोगे तो tan x मिलेगा, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ sec square x with respect to x is equal to tan x plus c। नेक्स्ट, फोर्थ, d dx ऑफ cot x। cot x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताइए? माइनस cosec स्क्वायर x। तो हम यहां पर माइनस cosec स्क्वायर x लिखेंगे, लेकिन अगर वो माइनस हम इधर ही लगा दें तो फिर इधर लगाना नहीं पड़ेगा। तो cot x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस cosec स्क्वायर x, लेकिन माइनस cot x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्लस cosec स्क्वायर x। इस तरह से
आप इंटीग्रेशन के बारे में क्या बता सकते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू माइनस cot x प्लस c। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sec x। sec x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बताइए। sec x इंटू tan x। ठीक है। अगर sec x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट sec x इंटू tan x है तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रल क्या होगा? sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू sec x प्लस c। sec x इंटू tan x का x के सापेक्ष समाकलन करने से sec x आ जाएगा। 6 d dx ऑफ cosec x। क्या आप बता सकते हैं cosec x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा? माइनस cosec x इंटू cot x। तो हम यहां पर माइनस cosec x इंटू cot x लिखेंगे, पर अगर हम चाहें तो वो माइनस इधर भी तो हम लगा सकते हैं, वही माइनस लाके। कुछ प्रॉब्लम है? वही माइनस इधर भी लगा सकते हैं हम। तो माइनस cosec x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या आएगा? cosec x इंटू cot x। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c। इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के, बस हमने एक छोटा सा काम किया हुआ है कि जो माइनस इधर आने चाहिए थे वो माइनस हमने उधर ही लगा दिए हैं। समझ आ रहा है? ऐसा करने से ये कुछ फॉर्मूले बन गए। अब इन फॉर्मूलों को एक नजर देख लेंगे। cos x का x के सापेक्ष समाकलन करोगे तो क्या मिलेगा? sin x प्लस c। sin x का x के सापेक्ष समाकलन करने से क्या मिलेगा? माइनस cos x। sec स्क्वायर x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा? tan x। cosec स्क्वायर x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या आएगा? माइनस cot x। sec x इंटू tan x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल sec x, और cosec x इंटू cot x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल माइनस cosec x। सो दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। नेक्स्ट हम चलना चाहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पर। ठीक है, तो आप प्लीज जल्दी से नोट कर लें, फिर उन पर आते हैं हम। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में फिर से आप देखो, अगर हम आपसे बात करें कि d dx ऑफ साइन इनवर्स x, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, तो बताओ साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप क्या कह सकते हो? बताओ। आप कह सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स x प्लस c। ये चीज समझ आई सभी को? अच्छा, और देखिए सेकेंड नंबर, d dx ऑफ cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन होता है? -1/√1 x का, वो माइनस हम पहले ही इधर ले आते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन वी कैन से दैट द इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x प्लस c। ठीक है, कि इसका इंटीग्रेशन करने से माइनस cos इनवर्स x आएगा। अभी आप एक चीज देख सकते हैं, यहां पर इन दो फॉर्मूलों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, पर राइट हैंड साइड में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। ठीक है, मतलब इसका फॉर्मूला आप अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, आप इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स x भी लिख सकते हो
और जरूरत पड़ने पर इसी का फॉर्मूला माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो। और आप देख रहे हैं हमने तो कुछ नहीं किया ना, ये तो उसमें आ ही रहा है, समझ रहे हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हैज टू फॉर्मूले। एक प्लस में अगर लिखोगे देन साइन इनवर्स एक्स, और अगर माइनस लगा के लिखना चाहते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। क्या आपको याद है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव? वेरी गुड, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। देन वी कैन से दैट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी। सी तो लगाना ही है, सब में लगाना है, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम तो इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cot इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगी इसकी वैल्यू? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पर वो माइनस उधर नहीं, हम इधर लगा देना चाहते हैं। अगर वो माइनस इधर आ जाएगा तो फिर ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इन दोनों में भी देखिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, पर राइट साइड में थोड़ा डिफरेंस आ गया है ना। तो आप चाहें तो इसके इंटीग्रेशन में आप इसका आंसर tan इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इसका आंसर माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। ये आपकी नजरों के सामने है। नेक्स्ट फिफ्थ, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेक इनवर्स एक्स। इसका फॉर्मूला याद है आपको? 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अगर सेक इनवर्स एक्स का ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है तो इसका इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट सिक्स्थ, ओ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा मेरे से उल्टा लिख गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। उधर का माइनस हम उधर रहने नहीं देते हैं, इधर ले आएंगे। इधर ले आओगे तो फिर उधर माइनस नहीं रह जाएगा। 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस वजह से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये तो आगे से आप क्या याद रखेंगे? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन करोगे एक्स के सापेक्ष, दो फॉर्मूले हैं, या तो साइन इनवर्स एक्स या माइनस कॉस इनवर्स एक्स। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अगर समाकलन करते हैं, अगेन इट हैज टू फॉर्मूले, tan इनवर्स एक्स एंड cot इनवर्स एक्स प्लस सी लगेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इट हैज अगेन टू फॉर्मूले, सेक इनवर्स एक्स एंड माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। जो भी आपको यूज करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन, यू कैन यूज दैट फॉर्मूला। तो ये हमने कौन सा कर लिया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला। अब कितने प्रकार के फलनों के फॉर्मूले बचे हैं? आई थिंक कि केवल 2 प्रकार के बचे होंगे, क्योंकि टोटल 5 है तो 3 तो कर लिए हमने। कौन कौन से? ओ लॉगरिथमिक बच गया और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आप प्लीज जल्दी से नोट करें, इसके बारे में भी करते हैं हम लोग। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, ये 2 प्रकार के फॉर्मूले बचे हैं हमारे पास। इनको सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, आप मुझे बताइए डी डी एक्स ऑफ
लॉग मॉड्यूलस एक्स, इसका मान क्या होता है? लॉग मॉड ऑफ एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या रहेगा? 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। अच्छा, ये एक डाउट हो रहा होगा मॉडुलस क्यों लगाया है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं, मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। मॉडुलस लगा होने का मतलब क्या है? अगर मैंने इसको दो फंक्शंस में ब्रेक करना आपको सिखाया है, कैसे करते हैं? मॉड के अंदर जो नंबर है उसको क्या करिए, 0 के बराबर ले लीजिए और फिर वहां से आपको पता लग जाएगा कि x कहां पर 0 है। उससे बड़े नंबरों के लिए वो फलन पॉजिटिव रहेगा और उससे छोटे नंबर्स के लिए वो फलन कैसा रहेगा? नेगेटिव। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहां इसको समझा देता हूं। यहां पर हमने मॉड के भीतर नंबर क्या है? x, इसको 0 लिया तो x बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0, अगर x का मान 0 से बड़ा होगा तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। उस वक्त d dx ऑफ log x बन जाएगा ये, अगर प्लस रहेगा तो इसका डेरिवेटिव कितना मिलेगा आपको? 1 अपॉन एक्स। लेकिन अगर हमारा x 0 से छोटा हो गया, 0 से बड़ा तो होगा, 0 के बराबर नहीं है, होगा, क्योंकि ये 0 के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा लॉगरिथम। अगर 0 से छोटा होगा तो उस सिचुएशन पे आप यहां क्या लिख पाएंगे? log माइनस एक्स। अगर ये 0 से छोटा हो गया निगेटिव हो जाएगा, फिर log माइनस एक्स आएगा। अब इसका डेरिवेटिव निकालिए, पहले log एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, फिर माइनस एक्स का करोगे तो क्या मिलेगा? -1। इस तरह से -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स। तो अब आपको समझ में आया कि log मॉड एक्स में log पॉजिटिव एक्स का डेरिवेटिव भी 1 अपॉन एक्स है, log नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव भी 1 अपॉन एक्स है। तो अगर अब 1 अपॉन एक्स मिल रहा है, तो अगर मैं ये बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? भाई 1 अपॉन एक्स log मॉड्यूलस एक्स का डेरिवेटिव है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो ये log मॉड्यूलस एक्स प्लस सी। और आप जानते हैं ये रीजन है, ये रीजन है कि समाकलन के फॉर्मूलों में जब हम लॉगरिथमिक फॉर्मूला पढ़ते हैं और 1 अपॉन एक्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें log x लगाते हैं पर x के साथ हमेशा मॉड्यूलस यूज करते हैं। समझ में आ रहे हैं आपको? ये आपको करना है। और अब वक्त आ गया है उस क्वेश्चन का जवाब देने का जिसमें हमने बोला था कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, अगर होगा तो क्या होगा? थोड़ा सा देखिए, मैं आपको इसको समझाता हूं। कहां समझा दूं मैं? यहां समझा देते हैं। देखो, याद करिए x टू द पावर n dx, इसका फॉर्मूला क्या आपने देखा था? बताइए। x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और मैंने मना किया था आपको कि x इज इक्वल टू -1 मत रखिएगा। अगर रखोगे तो दोनों साइड्स में क्या चेंजेस आएंगे आप देख सकते हैं। रखिए x टू द पावर -1 dx and here x to the power -1 plus 1 upon -1 plus 1. Now x to the power 1 we can write it as 1 upon x dx, कर सकते हैं। और इधर तो इन्फिनिटी हो जाना है, ये -1 plus 1 0, x to the power 0 1, then 1 upon 0 it will become infinity। अगर ये अनंत हो जाएगा तो इसकी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? अपरिभाषित। अगर आप ऐसा रखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? 1 अपॉन एक्स। तो उस समय तो इस फलन का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, आप देख लो ना। और ये जो बचा वो भी कैसा बन गया? ऐसा बन गया। इसलिए n की जगह पर कभी भी आपको क्या नहीं लिखना है? -1। और अगर लिखना है तो फिर ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ऐसे सॉल्व करना है उसको। समझ नहीं पा रहे हैं आप? आया? फिर से ये फॉर्मूला जब भी कभी लगाएंगे इसमें n का मान क्या नहीं होना चाहिए? -1। अगर कभी हो जाए तो क्या करिएगा? तो फिर ये फॉर्मूला मत लगाइएगा, क्योंकि ऐसा करने से तो इसका आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उस सिचुएशन पे फिर हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे -1 लिख के उसको ऐसा बना लेंगे और ऐसा बना के ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। समझ में आया?
तो ये रीजन था कि आपको मना किया गया था कि यहाँ पर n का मान -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। नाउ आई होप कि आपको समझ में आ गई बात। नहीं समझ आया? पक्का? ओके। नेक्स्ट सेकंड, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब इसी में मैं ना एक्सपोनेंशियल को इसी में बीच में लगा देता हूँ, क्योंकि लॉगरिथमिक में ज़्यादा नहीं आएगा और एक्सपोनेंशियल में भी ज़्यादा नहीं है फंक्शन, तो यहीं पर बता देते हैं हम, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में प्लीज बताइए मुझको, क्या आपको याद है e टू द पावर x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? वेरी गुड, e टू द पावर x। तो बस आप समझ गए अब क्या कहने वाले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी e टू द पावर x होता है और e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही आता है। नेक्स्ट थर्ड, d dx ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू, क्या याद है a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a टू द पावर x log a टू द बेस e, ठीक है। ये यहां पर कैसा नंबर है इसको देखो, कांस्टेंट। हम चाहें तो ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो ले आइए। अब अगर ये यहां पर आ गया तो यहां से ये खत्म। क्या पता चला आपको कि a टू द पावर x अपॉन log a टू द बेस e का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा? a टू द पावर x। तो अब आपका इंटीग्रेशन क्या बोलता है? इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x शुड बी इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन log a टू द बेस e प्लस c। इसका मतलब है a की घात x का x के सापेक्ष समाकलन करने से आंसर क्या आएगा? a टू द पावर x अपॉन log a टू द बेस e। नहीं समझ में आया? इस तरह से हमने लॉगरिथमिक फंक्शन भी कर लिया और हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम सारे फंक्शंस के फॉर्मूले देख चुके हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम चाहें तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। इंटीग्रेशन से रिलेटेड ना क्वेश्चन लगाने से पहले 2-3 चीजें और मुझे याद आ रही हैं, तो बता दें आपको, अगर आपको एतराज ना हो तो देख लीजिए। अच्छा, एक तो ये कि कभी भी अगर इंटीग्रेशन करते वक्त आपको ऐसे दो फलन मिल जाएं, उनके बीच प्लस या माइनस का साइन लगा हो, प्लस या माइनस का साइन लगा हो, और ऐसे दो फलन हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, तो इसको कैसे कैलकुलेट करिएगा आप? इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा इसका भी अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी अलग इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस या माइनस जो भी निशान बीच में होगा वो निशान लगा दीजिए और इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से। तो एक साथ अगर 2-3 फलन प्लस या माइनस में आ जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है, सबको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देना है उसको। दूसरी चीज, दूसरा ये कि अगर कभी इंटीग्रेशन करते हुए, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया निशान यहाँ, अगर कभी इंटीग्रेशन करते हुए कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता है किसी फंक्शन के साथ, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, कभी ऐसा मिल जाए अगर आपको, तो ये जो k होगा ना इसको आप बाहर कर लेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे वैसे इस पे कर लेंगे, तो ये k बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा? f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। एक तो ये छोटी सी चीज रह गई थी जो मैं आपको बताना चाहता था। दूसरा एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि
इंटीग्रेशन को आप हिंदी में क्या बोल रहे हैं? समाकलन। ठीक है, इसका एक और नाम होता है हिंदी में जिसे हम बोलते हैं प्रति अवकलज। क्या नाम है बेटा इसका? प्रति अवकलज। क्यों? क्योंकि ये अवकलज का व्युत्क्रम होता है और प्रति अवकलज को अंग्रेजी में बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव अवकलज और एंटी डेरिवेटिव प्रति अवकलज। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज। तो इंटीग्रेशन के लिए समाकलन, और हम चाहें उसी का दूसरा नाम हमने बना के रखा है प्रति अवकलज। तो अगर कहीं पर भी प्रति अवकलज लिखा जाए तो आप परेशान मत होइएगा, इसका मतलब हम वहां पर भी इंटीग्रेशन के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। और एक तीसरी चीज आपको नहीं याद है पर मुझे याद है। क्या? सबसे शुरू में आप ध्यान करिए जब हमने आपको बताया कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन में और निश्चित समाकलन में मैंने दो चीजें आपको बताई कि अनिश्चित समाकलन आपको क्या दिया करेगा? अनिश्चित समाकलन आपको इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व देगा, वक्र के परिवार की, वक्र के कुल की समीकरण दिया करेगा। और निश्चित समाकलन आपको क्या देगा? निश्चित समाकलन वक्र से घिरा हुआ क्षेत्रफल दिया करेगा। तो अभी उस बात को भी हम लोग नहीं डिस्कस किए हैं कि कैसे आप बोल रहे थे कि अनिश्चित समाकलन से आपको कर्व के फैमिली की इक्वेशन मिला करेगी। तो देखिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको इसको दिखाता हूं। एक एग्जांपल में लेता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही एट रैंडम मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब आप देखिए जरा इसको, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। आप सारे रूल पढ़ चुके हैं अब तक, तो उनमें से कौन से नियम लगेंगे? पहले तो यही वाला लग जाएगा, कांस्टेंट टर्म ये है या इसके साथ बाहर कर लो, तो ये 2 बाहर आ गया और अंदर में क्या रह जाएगा? x dx, 2x dx। इसकी पावर में हम क्या लिख सकते हैं? 1। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर? x टू द पावर n वाला। और x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और साथ में c। ये बेटा 1 और 1 मिलके क्या हो गया? वो 2 ने इस 2 को क्या कर दिया? कैंसिल। क्या बचा? x स्क्वेयर प्लस c। ठीक है, अब आप देखिए ये इसको इंटीग्रेट करने से ये मिला। अगर हम इसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस सी लिख लें, अब आप समझने की कोशिश करिए कि अगर ये केवल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता, अगर ये केवल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो आपको नहीं लगता कि ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर सकता था? समझ रहे हैं? तो अगर ये केवल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता। लेट दिस इज x डैश y और ये y डैश, दिस इज ओरिजिन पॉइंट 0,0। अब देखो अगर ये केवल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो ये परवलय को रिप्रेजेंट करता और एक ऐसे पैराबोला को जिसका जो फेस है वो इधर की तरफ ऐसा रहेगा, y पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। लेकिन यहां तो क्या लगा है c, और आप पहले से जानते हो c का मान निश्चित नहीं है, c की जगह कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी आ सकता है c की जगह। तो अगर इसकी जगह +1 आ जाएगा तो ये पैराबोला यहां से ऐसा जाना शुरू कर देगा। अगर इसकी जगह 2 आ जाएगा तो ये पैराबोला यहां से ऐसा जाना शुरू कर देगा। अगर इसकी जगह 3 आ जाएगा तो ये पैराबोला यहां से जाना शुरू कर देगा। 4 आ जाएगा तो यहां से 1 2 3 4। अगर c की जगह -1 हो जाएगा तो ये पैराबोला यहां से ऐसा जाना शुरू कर देगा। अगर -2 हो जाएगा तो ये पैराबोला यहां से जाना शुरू कर देगा। तो अब आप मुझे बताइए c की जगह है क्या? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 -3 क्या है?
आंसर है कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ भी हो सकता है ना यार, तो फिर कोई भी पैराबोला भी तो हो सकता है। अगर सी की जगह कुछ भी हो सकता है तो कोई पैराबोला भी तो हो सकता है। अब आप खुद ये बताइए, ये सब के सब क्या है? पैराबोला। तो एक ही फैमिली तो है यार। पैराबोला में वृत्त तो नहीं घुसा, पैराबोला में लाइन तो नहीं घुस गई, एलिप्स हाइपरबोला तो नहीं बीच में आ गया है। तो सारे के सारे चाहिए 1,00,000 बन जाए, पर सारे के सारे कौन है? ये पैराबोला। तो ये एक ही तो फैमिली है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन होती है ना, दिस गिव्स अस द इक्वेशन नॉट इक्वेशन फॉर अ सिंगल कर्व, बट इट गिव्स अस द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। उस वक्र के पूरे परिवार की समीकरण दे देती है हमको, एक वक्र की नहीं देती। अब आप देख सकते हो, नहीं समझ में आया तो यही तो कल भी बता रहा था आपसे। तो मौका आने पर मैंने उसका डिस्कशन देखी किया आपसे। और क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? नहीं समझ में आया तो अभी मैं इसको हटा दूं, अब आप क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, हटा दे रहे हैं इसको, तो फिर हम नोट करिए जल्दी से। अब हम लोग एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप पूरा बेसिक कर चुके हैं, फॉर्मूले देख चुके हैं, एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। तो आप प्लीज जल्दी से देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। देखिए आ गया नाम, प्रति अवकलज मतलब समाकलन। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव। सबसे पहला है cos 2x का पता लगाना है। एंटी डेरिवेटिव आपको किसका पता लगाना है? cos 2x का। अब देखिए उसमें भी करना क्या है, उसमें भी आपको इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आपको निरीक्षण विधि का यूज करना है। और निरीक्षण विधि का मतलब क्या है कि आप पहले ये चेक करो कि ये किस फलन का अवकल गुणांक है, ये किस फलन का अवकल गुणांक है, और उसकी हेल्प से आप इसका एंटी डेरिवेटिव निकालिए। तो cos 2x है, cos 2x है, तो आपको याद आ रहा होगा cos 2x किसका अवकल गुणांक हो सकता है, किसमें आ सकता है, ये आप सोचिए। sin 2x में आ सकता है। तो हम यहां लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। बस आपको यह देखना है कि cos 2x फिर से किस फलन का अवकलन करेंगे तो उसमें cos 2x आ सकता है, बस ये आपको देखना है। कुछ बात समझ में आ रही है? अब उसके साथ अगर और कोई नंबर आ जाता है तो आ जाने दीजिए, आप परवाह मत करिए, आंसर मिल जाएगा आपको। बस आपको एक बात चेक करनी है, क्या? अगर हमें निरीक्षण विधि से इसका प्रति अवकलज निकालना है तो बस आप ये देखो कि किस फलन का अवकलन करेंगे तो उसमें cos 2x आ जाएगा। तो मुझे लगा sin 2x में आ जाएगा, लेकिन जब हम अवकलन करने गए तो उसके साथ एक अच्छी चीजें और भी आ जाएंगी। देखो sin 2x का डेरिवेटिव, आई एम सॉरी, ये नहीं, मैं तो अवकलज की बात कर रहा हूं ना। sin 2x के अवकलज में ये आ सकता है। वी नो दैट d dx ऑफ sin 2x, अवकलज तो आपने किया हुआ है, तो sin 2x का बताइए, cos 2x और उसके साथ में 2 भी तो आ जाएगा। ये समझ में आया? तो देखो मैंने ये नहीं देखा कि 2 भी आएगा साथ में कि नहीं आएगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने इतना देखा कि उसमें cos 2x आएगा कि नहीं आएगा। cos 2x आ गया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, ये 2 कांस्टेंट टर्म हम चाहे तो इधर लेके आ सकते हैं। अभी आपने फॉर्मूले किए हैं तो ये क्या बन जाएगा बउआ, अगर ऐसे ले आओगे तो आप, दिस विल बिकम sin 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos 2x। इट मीन्स sin 2x अपॉन 2 का x के सापेक्ष अवकलज cos 2x होगा। देन हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x कितनी वैल्यू हो जाएगी, sin 2x अपॉन 2 प्लस c, मत भूलिए इसको लिखना। ठीक है, अब देखो आगे आंसर इसका आपका, हमने कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाया यार, हमने तो इसका यूज किया निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि हमने यूज की कि हमने देखा कि cos 2x किसका अवकलन करने से मिलेगा मुझे, बस। अब इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, एग्जाम्पल है बेटा ये, एग्जाम्पल 1 और 1 का फर्स्ट पार्ट है ये।
सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट पे लिखा है 3x स्क्वेयर। आपको प्रति अवकलज किसका चाहिए? 3x स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब साथ में dx, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस इंटीग्रेशन। तो अब फिर से सोचिए, ऐसा कोई फलन आप सोचिए जिसका जब अवकलन करें तो ये मिल जाए मुझे। वी नो इंटीग्रेशन ऑफ, ओ आई एम सॉरी, मेरे से बार बार ये इंटीग्रेशन लग जा रहा है। पहले हम अवकलज का सोचना है, डी डी एक्स ऑफ, बेटा आपको नहीं लगता एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4, अगर ये एक फलन ले लें फिर हम इसका अवकलज निकालें तो वो मिलेगा मुझे। देखो आप जरा ध्यान से करो, इसका अवकलज एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 4 का 4x क्यूब आ गया ये। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करने से ये मिलेगा तो इसका इंटीग्रेशन करने से ये मिलना चाहिए। देयरफॉर वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x टू दी पावर 4 प्लस c। आ गया इसका आंसर, देखो आप, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आपको थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी वैल्यू पता लगानी है आपको, ठीक है। तो ये इसका प्रति अवकलज पता लगाना है 1/x का। अब आप ये सोचो कि 1/, आपको सोचना क्या है, हमको किसका प्रति अवकलज निकालना है? 1 अपॉन एक्स का। तो हम सोचेंगे ये कि 1 अपॉन एक्स किसका अवकलज होता है? लॉग एक्स का। 1 अपॉन एक्स किसका अवकलज होता है? लॉग एक्स का। तो हम लिख सकते हैं वी नो डी डी एक्स ऑफ लॉग मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। लॉग मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, ये सबको पता है। अगर लॉग मॉड एक्स का ये डेरिवेटिव है तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू लॉग मॉड्यूलस एक्स और प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया और हमने एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। आप जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट करो बेटा जल्दी से आप इसे। एग्जाम्पल नंबर 2 में है फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका आपको समाकलनों को ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है। देखो कितना इजी है, आप सेपरेट कर दीजिए दोनों टर्म्स। तो बताइए एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा पहले, और एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, ये क्या बन जाएगा? एक्स टू दी पावर माइनस 2 डी एक्स। इतना आया कि नहीं आया समझ में? अलग ही तो कर दिया हमने बस। देखो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर किया, इसकी 2 से इसकी 2 पावर कट गई, एक बच गया। माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किया तो एक्स टू दी पावर माइनस 2 हो गया, ये ऊपर जा करके। अब अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी, बीच में प्लस या माइनस हो तो दोनों अलग अलग कर लो आप। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस 2 डी एक्स। समझ आ रहे हैं ना? एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? पावर 1 मान लो, एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला लगा लो। तो एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस, यहां पर भी एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला लगा लो, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, ठीक। अब इसे बस सॉल्व करना है। तो एक्स टू दी पावर 2/2 माइनस माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 2 प्लस 1 क्या आएगा? वो माइनस 1 इस माइनस को क्या कर देगा? अब यहां क्या बचेगा? एक्स की घात माइनस 1, उसे हम अपॉन में भेज के एक्स की घात प्लस 1 करवा लेते हैं। इस तरह से ये आंसर निकल के आ गया। देखो फर्स्ट पार्ट का, इसका सेकंड पार्ट भी हम यहीं पर लगा लेते हैं। सेकंड पार्ट पे है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बड़ा इजी है बेटा,
दो टर्म है और दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो आप एक काम करें, अलग कर दें इन्हें। तो x टू द पावर 2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, 1 dx का मतलब केवल dx। x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या आएगा? x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको? x टू द पावर n प्लस 1 मतलब 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1। इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू बताइए। x अभी मैंने बताई थी 1 का एंटी डेरिवेटिव x आता है, ये सॉल्व होके हो जाएगा x टू द पावर 5/3, 3 एकम 3 प्लस 2 5/3, और ये भी 5/3 होगा, फिर पलट जाएगा ये, तो 3/5 प्लस x प्लस c, ये आंसर आ गया बेटा। बताइए ये चीज समझ नहीं आ रही है आपको? ओके, इसका एक थर्ड पार्ट भी है, उसको भी आप देख लो। थर्ड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3/2 प्लस 2e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x dx। देखो इसको कैसे करोगे, बड़ा इजी है। ये भी 3 टर्म है, प्लस और माइनस उनके बीच में लगे हुए हैं, तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे x टू द पावर 3/2 dx प्लस, बेटा देखो ये जो टर्म है इसमें 2 कैसा है? कांस्टेंट, तो एक बार लिखें फिर एक बार 2 बाहर लाएं, हम एक साथ ही कर लेते हैं। कांस्टेंट है बाहर लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, फिर इसको इसके साथ कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। अब आपको इन सब के फॉर्मूले मालूम है, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, x टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 2 e टू द पावर x का एंटी डेरिवेटिव, e टू द पावर x 1 अपॉन x का log मॉड्यूलस x प्लस c। अब थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, ये अपॉन में देखिए बेटा क्या है, सॉल्व करोगे 5/2 आएगा, ये पलट के क्या बना लेगा 2/5, और ये x टू द पावर 5/2 प्लस 2e टू द पावर x माइनस log मॉडुलस x प्लस c। इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। देखो बताइए समझ आया कि नहीं आ रहा है आपको? तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 कर लिया हमने, आप जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम एग्जाम्पल 3 करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3, उसमें भी 3 पार्ट में क्वेश्चन है। पहले पार्ट में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बेटा देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस का साइन है तो हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। बताओ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या बताया गया है आपको? माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस सी। बस हो गया आंसर। सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स साथ में डी एक्स। ठीक है, आप एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई भी करवाओ, और क्योंकि 2 टर्म मिलेंगे तो उनको सेपरेट भी कर लो आप। कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स से करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस फिर कॉसेक एक्स का कॉट एक्स से करेंगे तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। बताओ यहां तक भी कोई डाउट तो नहीं है आपको? अब मुझे देख के बताओ कॉसेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव अर्थात इसका इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉट एक्स। पक्का क्लियर है ना? माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का एंटी डेरिवेटिव, कॉसेक एक्स की माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। बस हो गया।
ये आंसर आ गया, माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। थर्ड पार्ट देखो यहां लगा देते हैं। थर्ड पार्ट पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो आप इसको भी ना अलग अलग कर लो। पहले 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखो, तो यह आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। बताइए यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, इसमें 2 कॉस एक्स है, एक कॉस आप इस साइन को दे दीजिए, तो साइन अपॉन कॉस क्या बना लेगा? tan। एक कॉस इसके पास बचेगा, तो वो 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? सेक। तो यहां पर क्या बन जाएगा? सेक एक्स इंटू tan एक्स। और हम तो कहते हैं कि आप दोनों पदों को अलग कर दो, बीच में माइनस लगा है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। बताइए यहां तक में कोई प्रॉब्लम आपको? अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? tan एक्स माइनस सेक एक्स इंटू tan एक्स का सेक एक्स प्लस सी। इस तरह से ये एग्जाम्पल 3 हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल 4 भी है, आप इसे नोट करिए, फिर उसके बारे में बताते हैं आपको। बेटा देखिए, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 4 पे है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज कैपिटल F ज्ञात कीजिए, जहां f ऑफ 0 कैपिटल F ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। इन्होंने ये भी दिया हुआ है कैपिटल F ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। थोड़ा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको। उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि ये फलन है और इसका प्रति अवकलज कैपिटल F ज्ञात करिए, मतलब इसका प्रति अवकलज अगर करेंगे तो वो क्या मिलेगा? कैपिटल F मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो आप इसका प्रति अवकलज ज्ञात करके कैपिटल F ज्ञात कर लो। तो बताइए क्वेश्चन के मुताबिक कैपिटल F ऑफ x क्या होगा? क्वेश्चन के मुताबिक कैपिटल F ऑफ x इस स्मॉल f ऑफ x का प्रति अवकलज होगा। प्रति अवकलज मतलब समाकलन। तो अगर आप इस f ऑफ x का इंटीग्रेशन कर देंगे ना, तो आपको कैपिटल F ऑफ x मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? आया? फिर से देखो, अच्छा एक बार आप बुक पढ़िए सभी लोग, देखो स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन स्मॉल f का प्रति अवकलज कैपिटल F ज्ञात करिए। इसका प्रति अवकलज कैपिटल F मतलब इसका इंटीग्रेशन कैपिटल F, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं और कैपिटल F के बराबर लिख रहे हैं। अभी भी नहीं समझ में आया? ठीक, चलिए सॉल्व करिए। इसकी जगह पर क्या वैल्यू लिखोगे आप? और यहां पर dx इसको अंदर लेते जाइए और ये माइनस का निशान लगाया तो दोनों पदों को अलग करिए। ये अचर बाहर करेंगे। 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 dx माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ dx, और ये इधर किसके इक्वल आ रहा है? कैपिटल F ऑफ x के बराबर आ रहा है। 4 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 dx, यहाँ x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। क्या होगा? x टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 6, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x, और साथ में प्लस c। ये 3 प्लस 1 क्या बन जाएगा? 4। ये 4 इस 4 को कैंसिल कर देगा, तो कैपिटल F ऑफ x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस c। अब उन्होंने एक चीज दी है, f ऑफ 0 की वैल्यू 3 के बराबर है। f ऑफ 0 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है।
तो उन्होंने बोला ये है f ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, x बराबर 0 लिख देते हैं इस पे, और इसे ना समीकरण 1 मान लो आप। तो समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 0 लिखने पर, चलो लिखो बेटा, x की जगह 0, तो ये बनेगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहां भी 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? c, f0 की वैल्यू क्या है? 3, इसका मतलब c का मान कितना आ गया? 3 के बराबर आ गया। इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आप नोट करिए, f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस c की जगह पर हम ये वैल्यू अप्लाई कर देंगे, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, ये आ गया कैपिटल F का मान। और इस तरह से एक्सरसाइज 7.1 से पहले आने वाले सारे एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं। आप सभी का काम ये है, आप सभी का होमवर्क ड्यूटी, कि आप एक्सरसाइज 7.1 को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज बड़ी इजी है, इसलिए इसमें हम केवल वही क्वेश्चंस आपको बताएंगे जो आप पूछेंगे, नहीं तो ये मान करके कि आपको क्वेश्चन आ गए हैं छोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज इसे जरूर लगाइएगा, और जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रख लेते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।